नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। ब्रिक्स सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी और जलवायु परिवर्तन को बताया बड़ी चुनौती। कहा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की हो पहल। व्यापम घोटाले की होगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और राज्यपाल से मांगा जवाब। विपक्ष ने बढ़ाया मुख्यमंत्री पर इस्तीफे का दबाव। डाक विभाग के पोस्ट बैंक का खाका तैयार। आरबीआई से सितंबर में मिल सकती है लाइसेंस। पोस्टल नेटवर्क के जरिए गांव-गांव तक बैंकिंग सेवा। चीन को विकास में फिर पछाड़ेगा भारत। 2016 में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर। आईएमएफ का आकलन 7.5% की दर से ग्रोथ। भारत और अमेरिका के बीच FATCA समझौता। कर चोरी पर अंकुश लगाने में मिलेगी मदद। विदेशों में संपत्ति छिपाना होगा मुश्किल। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उफा में वार्षिक ब्रिक्स व्यापार मेले का प्रस्ताव रखा। 7वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप की आर्थिक स्थिति से सबक लेने और ब्रिक्स देशों को साथ लाने की वकालत की। मोदी ने ब्रिक्स स्पोर्ट्स काउंसिल और ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का भी सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों में वार्षिक व्यापार मेले का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत को पहले व्यापार मेले की मेजबानी करने में खुशी होगी। भारत को प्रथम ट्रेड फेयर की मेजबानी करने पर अत्यंत प्रसन्नता होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कृषि उत्पादन, तकनीकी सेवा और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों की विशेषज्ञता है और एक साथ आने पर विश्व व्यापार में ब्रिक्स का शेयर बढ़ सकता है। आर्थिक सहयोग पर हमारे रिस्ट्रिक्टेड सेशन में मैंने एनुअल ब्रिक्स ट्रेड फेयर, ब्रिक्स रेलवे रिसर्च सेंटर और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के बीच ब्रिक्स सहयोग हेतु सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों की समस्याएं एक जैसी हैं और वैश्विक आर्थिक और आतंकवाद की चुनौतियों को देखते हुए एक एकीकृत नीति बनाए जाने की जरूरत है। हमारा स्वयं का और विश्व के प्रति यह दायित्व है कि हम अपने समय की मुख्य सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद और उग्रवाद पर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करें। हमें एक होकर के इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन और जल की कमी को वैश्विक चुनौती बताते हुए इससे मिलकर जूझने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस साल विश्व को जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिनके लिए ब्रिक्स देशों को तैयार रहना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की हमारे सामने आ रही बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। ब्रिक्स देशों को रिन्यूएबल एनर्जी को सस्ती और सभी के लिए उपलब्ध हो सकने के लायक बनाने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी पर एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना और ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का सुझाव भी दिया। इससे पहले मोदी ने भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से बातचीत की और सम्मेलन से इत्र ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी मुलाकात की। रूहानी के साथ मोदी की ये पहली द्विपक्षीय वार्ता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक मामले में ब्रिक्स के सदस्य देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन समस्या अभी भी आतंकवाद पर आकर अटक रही है। हालांकि संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद का समर्थन न देने की बात कही गई है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ साफ उठाया था। अब देखना यह है कि अगले साल जब ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होगा, उस समय तक चीन का रवैया क्या रहता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ रूस के उफा से अखिलेश सुमन। और इस पूरे सम्मेलन, इस बैठक पर बातचीत करने के लिए द हिंदू से हमारे साथ राजनयिक संपादक सुहासिनी हैदर हैं। सुहासिनी, आपका स्वागत है। और उफा से हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त अखिलेश सुमन। अखिलेश, सबसे पहले जिस तरीके से पूरी बैठक हुई और अगर अलग अलग मैं कहूं कि बयानों के साथ घोषणा पत्र को देखें तो अगले एक साल का बड़ा एजेंडा क्या दिख रहा है अब?
देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा है वो ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है। ट्रांसपोर्ट के मामले में राष्ट्रपति पुतिन जो होस्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिक्स के, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के मामले में हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। मतलब है कि कनेक्टिविटी का मामला लग रहा है कि कनेक्टिविटी का मामला अगर बढ़ेगा तो ब्रिक्स देशों के आपसी सहयोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का 3 सबसे बड़ा देश रूस, चीन और भारत एक दूसरे के करीब हैं और उनके बीच कनेक्टिविटी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो कविंद मैं बताऊं कि टेररिज्म के मामले पे प्रधानमंत्री का साफ साफ कहना था कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाले देशों को समर्थन नहीं देना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिक्स देशों की आवाज़ एक तरीके की उठनी चाहिए। मतलब है कि प्रधानमंत्री को आर्थिक एजेंडे से कोई ऐतराज नहीं था, किसी के बीच में कोई मतभेद नहीं है आर्थिक एजेंडे से, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो या वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या के रूप में उन्होंने चिन्हित किया कि टेररिज्म इस क्षेत्र के पूरे विकास में सबसे बड़ी बाधा है, और उसके बारे में जब शी जिनपिंग के बोलने की बारी आई तो उन्होंने इस शब्द का उपयोग भी नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मामले में प्रधानमंत्री ने कहा कि उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, उस पर शी जिनपिंग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसके बजाय आईएमएफ में सुधार की बात कही। तो मतलब है कि प्रधानमंत्री इस पूरे ब्रिक्स को, जैसा आप देख रहे हैं, कल्चरल कोऑपरेशन से लेकर पॉलिटिकल यूनिटी तक की बात कर रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग का एजेंडा सिर्फ आर्थिक है। राष्ट्रपति पुतिन इसमें बीच का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो अगले 1 साल का एजेंडा यह होगा कि राजनीतिक मामले में इन तीनों देशों के बीच में अगर एकता हो तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील को कोई परहेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए दावेदार हैं, और चीन ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, और आतंकवाद का मामला है। तो यह 2 सबसे बड़े एजेंडे हैं जो ब्रिक्स के लिए अगले आने वाले दिनों में चुनौती बने रहेंगे, और इस पर सहमति बनाने की कोशिश शायद राष्ट्रपति पुतिन करें तो यह संभवतः ब्रिक्स एक सफल संगठन के रूप में उभर सकता है। शुक्रिया अखिलेश, वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो अखिलेश बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों का एजेंडा है और किस तरीके से गोल जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं, लेकिन किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा ब्रिक्स, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुहासिनी, जिस तरीके से अखिलेश जो कह रहे थे, मैं उसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ कि बहुत अहम ये है कि चीन की आर्थिक अपनी चिंता है, भारत आतंकवाद को लेकर चिंतित दिखता है, तो ब्राज़ील और अफ्रीका के कुछ दूसरे कंसर्न दिखते हैं। लेकिन किस तरीके से ऐसे में जब अलग अलग गोल हों इन कंट्रीज़ के, तो फिर कैसे एक सफ़र और उस गोल को अचीव करने का जो मैं कहूँ कि एक तरीका होगा, जो एक स्ट्रेटजी होगी, वो कैसे देखते हैं आप? कविंदर, देखिए, जब ब्रिक्स एक साथ पहले आए थे, ये इनका 5वां समिट है, लेकिन जब पहले आए थे तो लोगों में आश्चर्य था। यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे जो यूरोपियन देश थे, उन्होंने कहा इन सब 5 जो देश हैं इनमें कोई ताल्लुक नहीं है, कोई तुक नहीं है कि ये ब्रिक्स जैसा कोई संगठन बन पाए। पिछले साल हमने देखा था फोर्टलेजा में, जब इन सब ने निश्चय किया था कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक साथ में बनाएंगे $100 बिलियन का, तब मुझे लगता है दुनिया एक बार ब्रिक्स की एक नई नज़र से ब्रिक्स की तरफ देखने लगी कि ये एक संगठन है, ये जो देश हैं ये एक साथ काम कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ये आर्थिक स्फीयर में एक साथ काम कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जब उन्होंने कहा कि जो पुराना ब्रेटन वुड्स का जो अरेंजमेंट है, जिसके तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक चलते हैं, कि उनका जो ब्रिक्स का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसे एक ऑप्शन बन जाता था। तो ये आर्थिक नीति पे ही सब देश एक साथ आए हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती भी है उनके लिए, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि चीन अपनी चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसी हफ्ते में हमने देखा है कि चीन के स्टॉक मार्केट्स में 30% मतलब गिरावट रही है। और सुहासिनी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, जो मैं कहूँ कि ब्रिक्स कंट्रीज को ज़्यादा मैं कहूँ कि एक साथ लाने की जो कवायद के लिए कई सारे उपाय उन्होंने सुझाए हैं कि एक मैं कहूँ फुटबॉल का आयोजन किया जाए, एक फिल्म फेस्टिवल, इस तरीके का, आपको लगता है कि वाकई बेहद कारगर हैं? और नरेंद्र मोदी जो कि आइडियाज़ के मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने शायद ये तमाम आइडियाज़ देकर बाकी जो 4 कंट्रीज़ हैं उनसे कुछ बढ़त ज़रूर ली होगी। आई थिंक इंटरनेशनल योगा डे के बाद प्रधानमंत्री ने देखा है कि जहां भी जाएं वर्ल्ड में, भारत का एक सॉफ्ट पावर स्टेटस है, तो शायद वो ही बढ़ाना चाहते हैं वहां पर। लेकिन अगर आप ब्रिक्स का डॉक्यूमेंट देखें, समिट डिक्लेरेशन देखें, तो 40 से भी ज्यादा पृष्ठ हैं इस अग्रीमेंट में। उसमें 20 से ज्यादा आर्थिक मामलों पे हैं,
और ना सिर्फ वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, लेकिन कस्टम्स अग्रीमेंट, करेंसी अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था एक एनुअल ट्रेड फेयर की तरह से उनके बीच में। तो ये सब चीजें हैं जो जब भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स होगा यहाँ दिल्ली में या इंडिया में अगले साल, तो ये सब भारत दिखाना चाहेगा। लेकिन जैसे अखिलेश जी कह रहे थे वहां पे कि दहशतगर्दी, टेररिज्म पे जिस तरह का मतलब डिफरेंस निकल आया है भारत और चीन के बीच में, लैंग्वेज अगर आप ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में देखें तो सिर्फ इस्लामिक स्टेट का जिक्र हुआ है वहां पे, तो वहां शायद अड़चनें बनेंगी। और स्वास्थ्य का आखिरी सवाल, जिस तरीके का आर्थिक परिदृश्य दिख रहा है, जिस तरीके के आर्थिक हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, कंट्रियों की हालत क्या है, यूरोजोन के संकट से किस तरीके से जूझ रहे हैं, और ऐसे में ब्रिक्स कंट्रियों का फोकस उससे किस तरीके से सबक लेते हुए, और जो बैंक का मैं कहूँ कि अब फोकस होगा कि आर्थिक तौर पर ब्रिक्स कंट्रीज को न सिर्फ हेल्प की जाए, बल्कि जो अब तक तरीके रहे मैं कहूँ कि लोन के लिए या फिर आर्थिक मदद को लेकर, उससे बेहतर या फिर उससे अलग करने की गुंजाइश दिखती है। अब बिल्कुल है, और जैसे उन्होंने एक कंटिजेंट रिजर्व फंड को अपना आज से शुरुआत की है, उसकी वो आ गया है फोर्स में, तो इस तरह से वो देख भी रहे हैं कि किस तरह से सॉल्यूशंस निकाल पाएं इन 5 कंट्रीज के लिए, 5 देश के लिए। लेकिन जो आर्थिक सिचुएशन है वर्ल्ड में, ना कि इन देशों में, आप देख सकते हैं अगले कुछ महीनों में सारे के सारे जो देश हैं अलग अलग चुनौतियों के साथ घिरे हुए होंगे। रशिया यूनिलैटरल सैंक्शंस के दबाव में है, और इसका भी जिक्र हुआ था, प्रधानमंत्री ने भी इसकी बात की थी। चीन अपने स्टॉक मार्केट से थोड़ा परेशान है, भारत में एफडीआई की कमी है, और दूसरे देशों में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी उस तरह का ग्रोथ नहीं आया है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका में माफी चाहूंगी, जिसका उन्होंने मतलब उनकी उम्मीद थी। सुहासिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रूस के उफा शहर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में ज़कीर रहमान लखवी और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ कल सुबह 9:15 पर मुलाकात करेंगे। हालांकि मीटिंग के एजेंडा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। Terrorism is a very major domestic challenge. Now, to the extent that Pakistan has been identified as the cradle of terrorism, and the ideology coming out of Pakistan is affecting the whole region. So this is an issue that has to be addressed. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करीब 90 मिनट तक बात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने चीन के आर्थिक गलियारे पर चिंता जताई। ये गलियारा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में लखवी की रिहाई वाले प्रस्ताव को चीन द्वारा ब्लॉक किए जाने का भी मुद्दा उठाया। Yes, the issue did come up, and Prime Minister did raise our concerns, and it was discussed in some detail, and we expect those discussions to continue between the two governments. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की आखिरी मुलाकात बीते साल नवंबर में काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन में हुई थी। हालांकि दोनों नेताओं की मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीमा पर गोलाबारी की घटनाओं और आतंकवाद के मुद्दे पर बढ़ते तनाव के बीच ये मुलाकात काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक को बाद दिखाएंगे प्लूटो पर दिल के आकार की सतह। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात। लखवी मुद्दे पर जताया कड़ा ऐतराज। पीओके में कॉरिडोर पर भी हुई बात। देखिए देश देशांतर, भारत की कूटनीति, आज रात 8:30 बजे।
व्यापम मामले और इससे जुड़े कई लोगों की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने पर अगली सुनवाई में फैसला होगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने से जुड़ी याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को व्यापम मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर सीबीआई से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। 24 जुलाई को अगली सुनवाई में इस पर फैसला हो सकता है। I state on behalf of the state and the chief minister that please send the matter to CBI, and according to us we have nothing to hide, so let the CBI investigate. How does it matter whether CBI investigates or a police team under the control of the High Court investigates? मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने की याचिका पर भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। व्यापम मामले के विसल ब्लोअर की याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। हमें लगा कि कहीं न कहीं इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है। जिस तरीके से 40 से ज़्यादा मौत हुई है, रिपोर्टर की मौत हो गई, तो हमें लगा कि अब इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच हो, तभी पूरी संतुष्टि मिल पाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। शिवराज सिंह जी को सद्बुद्धि प्रदान की। यही सद्बुद्धि अगर 2 साल पहले आ गई होती तो आज उनको ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे पहले से ही सीबीआई जांच के पक्ष में थे। सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। सीबीआई की जांच से जो भ्रम का जाल फैलाया गया था, जिस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, वो भी साफ होंगे और इस तरह की मृत्यु किस कारण हुई है वो सच भी सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इधर व्यापम मामले में सरकारी गवाह संजय यादव की मौत हो चुकी है। एसटीएफ ने बुधवार को अदालत में उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 को करेगा और शायद उसी दिन फैसला करेगा कि ये मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा कि नहीं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। व्यापम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सबकी निगाहें ये होंगी कि किस तरीके से इस जांच में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसे लेकर अब बीजेपी पर साफ तौर पर दबाव बन चुका है और बीजेपी इस दबाव से बाहर निकलने की कोशिश में है। बीजेपी रिपोर्टिंग करने मध्य प्रदेश गए पत्रकार अक्षय सिंह की मौत को व्यापम मामले में निर्णायक मोड़ मानती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आकर पीड़ित परिवार से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला चुके हैं। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पहले से ही अंदाजा था, लेकिन पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभी भी बचाव कर रही है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो विसल ब्लोअर है, जिन्होंने इस पूरे मसले को, अगर हम व्यापम के मसले पर जाएं तो इसके इतिहास तो बहुत लंबी है, इसके तार तो कई सरकारों से जुड़ी हुई हैं। लोगों को कहना है कि अर्जुन सिंह जी के ज़माने से ये काम चलते आ रहा है। पहले चिट के माध्यम से होता था, एक व्यवस्थित तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से लोगों का चयन हो, ये प्रक्रिया तो खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने आरंभ किया। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां व्यापम मामले में बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। तो मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। आप खाने क्यों दे रहे हैं? आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? जब तक इंक्वायरी चलेगी, अगर वो बैठे रहेंगे मुख्यमंत्री पद तक, तो आज तक जो जांच में त्रुटि रही, जो छिपाने की बातें सामने आ रही है, वो और भी बढ़ेगा। इसलिए उनको तुरंत पद से हटना चाहिए। व्यापम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नुकसान की आशंका को लेकर बीजेपी पूरी तरह सचेत है, लेकिन पार्टी किसी तरह की घबराहट का संकेत देने से भी बच रही है। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का
भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बेशक कर रही है, लेकिन पार्टी को इस बात का भी स्पष्ट एहसास है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए पहली बड़ी जीत है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। डाक विभाग को सितंबर तक पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज इसकी जानकारी दी है। डाक विभाग ने बैंकिंग कारोबार में उतरने का खाका तैयार किया है। आरबीआई से पोस्ट बैंक लाइसेंस मिलने के बाद देश भर में 1.5 लाख से ज़्यादा डाकघरों में बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग में डिजिटाइजेशन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। डाकघरों में डिजिटल बदलाव के तहत ई पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधा की शुरुआत की जा रही है। ऑनलाइन बाजार का सामान गांव में पहुंचाने के लिए ई कॉमर्स का विस्तार भी डाक विभाग करने जा रहा है। हमने पिछले 1 वर्षों में तकरीबन 2500 से ज़्यादा, अब तो करीब 3000 के आसपास डाक खाने जो हैं वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में रोल आउट कर दिए हैं। 6 महीने के बाद हमको रिजर्व बैंक से इंटरऑपरेबिलिटी लाइसेंस भी मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था होगी। IMF के मुताबिक 2016 में भारत 7.5% की विकास दर हासिल कर चीन को दूसरे साल लगातार पछाड़ देगा। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अपडेट में कहा गया है कि भारत ने इस साल भी 7.5% की विकास दर हासिल की, जो चीन की 6.8% के मुकाबले अधिक है। IMF के मुताबिक 2016 में चीन की आर्थिक विकास दर 6.3 रहने का अनुमान है। हालांकि भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर IMF का अनुमान वित्त मंत्रालय के अनुमानों से काफ़ी कम है। भारत और अमेरिका के बीच FATCA यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट लागू करने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों ने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसके बाद दोनों देश 1 अक्टूबर से अब एक दूसरे के साथ कर चोरी की सूचनाएं साझा करेंगे। इसके बाद कर चोरी के मामलों पर अंकुश लगने में मदद मिलेगी और अब भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में संपत्ति छिपाना पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। FATCA कानून अमेरिकी कानून है, जिसके तहत हस्ताक्षर करने वाले देश टैक्स चोरी से जुड़ी कोई भी जानकारी अमेरिका को मुहैया कराते हैं और कानून का पालन न करने वाले संस्थानों पर 30% जुर्माना देना होता है और बदले में हस्ताक्षर करने वाले देश को भी यही सुविधा मिलती है। इसके लागू होने के बाद कर चोरी के लिए अमेरिकी संस्थानों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर बीते 25 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एक अच्छी खबर आ सकती है। लखनऊ में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इस मसले पर जल्द ही अच्छी खबर सुनाई जाएगी। पर्रिकर ने कहा कि मामला कई मंत्रालयों से जुड़ा है और रक्षा मंत्रालय ने अपना काम कर दिया है। From my side, I completed the time frame as I had promised. Despite of lot of difficulties, हमारे डिपार्टमेंट ने अपनी टाइम फ्रेम फॉलो की, लेकिन केवल मेरे डिपार्टमेंट की डिसीजन से इशू ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअल जो ऑर्डर निकलनी है उसके लिए 2-3 और स्टेप्स बैलेंस है। वो स्टेप्स के बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। स्कूली बच्चों की वैज्ञानिक प्रतिभाओं को उभारने के मकसद से सरकार देश के अब तमाम हिस्सों में मॉडल साइंस लैब बनाएगी। सरकार ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की, जिसके जरिए छात्रों की वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और इन्हें सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए सेमिनारों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस अभियान के साथ वैज्ञानिक संस्थाओं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को जोड़ा जाएगा। Youth become discoverers. Youth should transform into discoverers, inventors, and innovators. That's the message has been given by this conference. I am sure young fellows will be inspired. हमारे IIT हैं, IIM हैं, बड़े बड़े जो संस्थान हैं, उनको हम सीधे सीधे स्कूल के बच्चों के साथ, जो इस प्रकार के बच्चे हैं,
उनको जोड़ने का, जिससे उनको प्रोत्साहन और वो आगे बढ़ सकें। शुरुआती चरण में अभियान में केंद्र और राज्य सरकारों और निगम के स्कूलों के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए देश के हर हिस्से में मॉडल साइंस लैब स्थापित किए जाएंगे। इससे दूसरे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जो ये अभियान चालू किया गया, इससे हमें एक मंच मिल गया कि हमें अपना प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचाना है। आविष्कार मिशन की कामयाबी के लिए गूगल और इंटेल जैसी कंपनियां भी सहयोग दे रही हैं। मिशन को सरकार सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चलाएगी। अगले साल से उच्च शिक्षा में भी आविष्कार अभियान को चलाया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रभात मानसून की पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मानसून इस वक्त कमजोर हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 8 जुलाई के बीच पिछले साल के मुकाबले इस बार 4% बारिश कम हुई है। हालांकि देश के पहाड़ी इलाकों में मानसून सक्रिय है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में आज भारी बारिश के चलते एक मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबने से 4 बच्चों समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड में कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर हैं, तो इधर दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की सतह से नई तस्वीरें भेजी हैं। तकरीबन 2000 किलोमीटर के दायरे में फैला ये क्षेत्र दिल के आकार का है और बहुत ही चमकीला दिखता है। ये तस्वीरें 80 लाख किलोमीटर दूर से ली गई हैं। ये पहले से कहीं ज़्यादा साफ तस्वीरें हैं और जैसे जैसे न्यू होराइजन्स प्लूटो के नज़दीक पहुंच रहा है, वैज्ञानिकों में से लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों में प्लूटो के कई नए राज सामने आ सकते हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। दिल्ली में कोंडली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने उन्हें धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में एफआईआर 2014 में दर्ज की गई थी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों से जुड़ी एक संस्था को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर नोटिस भेजा है। निजी स्कूलों की कमेटी ने दावा किया था कि स्कूल पिछले साल राज्य में आई बाढ़ के दौरान की स्कूल फीस ले सकते हैं। पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बालाघाट जिले से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप कोठारी की 19 जून को हत्या करके उनके शव को जलाकर महाराष्ट्र के वर्धा जिले में फेंक दिया गया था। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इसके चलते अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं समेत कई वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी विंबलडन के महिला युगल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सानिया और हिंगिस ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कासी डाल्क्वा और कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेवेदोवा को 7-5, 6-3 से हराया।